Again welcome. Biozoom is representing the next video of biology with Dr. पूनम और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। सो इस वीडियो के अंदर रियली यू ऑब्जर्व कि हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन, हाउ द वाटर बैलेंस इज डन इन आवर बॉडी। ऐसे कैसे होता है कि हम ज़्यादा वाटर इनपुट करते हैं तो यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है, हम वाटर की इनपुट अगर हम कम करते हैं तो यूरिन आउटपुट भी कम होती है। तो ये वाटर एंड सॉल्ट्स का जो बैलेंस होता है ये बॉडी के अंदर कैसे होता है, और इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड दैट स्ट्रक्चर इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। बिफोर दैट हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस कर लिया है व्हाट इज द किडनी, किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, एंड हमने यूरिनरी सिस्टम भी कर लिया है। उसके अंदर हमने किडनी की डिटेल स्ट्रक्चर विद नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के ऊपर हमने दो वीडियो बनाई है। फर्स्ट वीडियो इज फॉर द मेलपीजियन ट्यूब्यूल एंड नेक्स्ट वीडियो इज फॉर द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। उससे पहले मैं आपको एक हिंट देती हूं कि मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन इस तरह की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। ओके, और ये जो नेफ्रॉन है इस नेफ्रॉन की जो रीनल ट्यूब्यूल थी, वी डिस्कस दैट द रीनल ट्यूब्यूल आर रनिंग बिहाइंड द कोर्टेक्स रीजन एंड उसके बाद में हमने DCT रीजन को सीधा जोड़ दिया था कलेक्टिंग डक्ट के साथ। ओके, लेकिन मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर के डक्ट ऑफ बेलिनी को बना देती है और लगभग 250 कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट लगभग 4000 नेफ्रॉन का कलेक्शन करती है। ओके, उसके बाद में मैंने ये भी किया था कि ये जो बोमैन कैप्सूल है, बोमैन कैप्सूल, और इस बोमैन कैप्सूल में जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनता है एफ्रेंट और ईफ्रेंट आर्टरियोल से, दिस इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। सो उसमें हमने डिस्कस किया था कि रियल में जो ये DCT पार्ट है, ये DCT पार्ट इन जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, नॉट इन द केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं उसका जो DCT रीजन है ये बहुत पास से होके गुजरता है, किसके, इस ग्लोमेरुलस के नीचे से। ये ग्लोमेरुलस है और DCT इसके पीछे से होकर के और क्रॉस ओवर करके चलता है। तो जब ये DCT रीजन एफ्रेंट और ईफ्रेंट आर्टरियोल के कांटेक्ट में आता है तो इन सभी की एफ्रेंट आर्टरियोल, ईफ्रेंट एज वेल एज जक्स्टा एज वेल एज द DCT रीजन मॉडिफाई हो जाते हैं इनके कुछ सेल्स और वही बनाते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा मीन्स पास में, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस, एपरेटस का मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाती है अल्टीमेटली वहां पे, और उसी जो स्ट्रक्चर होती है उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं दैट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इज द स्मूथ muscle cells of afferent and efferent arteriole, afferent and efferent arteriole, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, and these are the simple darker cells having granules. Next is the modified columnar darker cells of
DCT, and these cells are known as macula densa cells. Macula densa cells. एंड जो थर्ड पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है लैके सेल्स. ओके या तो इसका मतलब एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल की कुछ सेल्स मॉडिफाइड सेल्स, इसके अलावा कॉलमनर डार्कर सेल्स ऑफ द डीसीटी एंड इसके अलावा लैकी सेल्स जो हैं वो मिलकर के जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस को बनाती हैं. अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे बना होता है. अब लोकेशन तो आपको पता चल गई है. सो यू सपोज कि ये है बोमैन कैप्सूल और इस बोमैन कैप्सूल में ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है और ये है क्लस्टर ऑफ द कैपिलरीज. दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल्स. क्लियर. सो इनकी जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं वो कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स इन दिस वे. क्लियर. सो दिस इज afferent arteriole. This is efferent arteriole. This is Bowman capsule, Bowman's capsule. This is glomerulus, glomerulus. Okay. और जब इसके पास डीसीटी क्रॉस ओवर होके होता है तो मैंने इस डीसीटी को थोड़ा सा एक कट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि ये डीसीटी है. तो डीसीटी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो होती हैं क्यूबॉइडल, लेकिन कुछ सेल्स इसके कांटेक्ट में आती हैं वो कॉलमनर हो जाती हैं और वो लार्जर होती हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स. तो जो दूसरी सेल्स हैं दीज आर कॉलमनर सेल्स एंड इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं दीज आर मैक्यूला डेंसा सेल्स. इसके अलावा कुछ सेल्स यहां भी भरी हुई होती हैं एंड दीज आर लैकी सेल्स. सो ये बन गया आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. It is DCT section of the DCT और DCT में जो ये सेल्स हैं ये वाली है मैक्यूला डेंसा सेल्स. क्लियर. और इसमें ये सभी सेल्स जो हैं जो इनके कांटेक्ट में हैं ये हैं मॉडिफाइड स्मूथ सेल्स ऑफ द एफरेंट एज वेल एज इफरेंट आर्ट्रियोल. और इनकी नॉर्मल सेल्स ऐसे लंबी लंबी होती हैं, ऐसे लंबी लंबी होंगी. एंडोथीलियल सेल्स आर लॉन्गर सेल्स. ओके. सो दिस इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. ओके. अब हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. हमारी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम चलता है और उसको बोलते हैं हम रास सिस्टम. ये क्या है रास सिस्टम? इट इज रेनिन, इट इज एंजियोटेंसिन, it is aldosterone system. So ये जो सेल्स हैं डीसीटी की इनके अंदर कुछ डार्कर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव रेनिन.
और ये यहाँ क्यों प्रेजेंट होते हैं? when there is crossing of blood in this area, in this area, in this area, and when the crossing is in this DCT of, DCT के अंदर से क्या क्रॉस ओवर होगा? DCT के अंदर होगा यूरिन, जो यूरिन बन रहा है वो जो जा रहा है, और इस एफ्रंट एंड इफ्रंट के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। तो इसका मतलब जो रास सिस्टम है वो यूरिन एज वेल एज ब्लड के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट एज वेल एज वाटर को डिटेक्ट करता है, बिकॉज दीज सेल्स हैव सम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर द वाटर एज वेल एज द सॉल्यूट इन द ब्लड प्लाज्मा एज वेल एज इन द यूरिन। और ये जब एक्टिव हो जाती हैं तब रास सिस्टम चलता है और रेनिन रिलीज होता है। रेनिन रिलीज होते ही जो एंजियोटेंसिनोजन है, रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को जो ऑलरेडी ब्लड में है को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन में, मतलब ये एक्टिव हो जाता है। और जो एंजियोटेंसिन है इट कॉज मोर रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, एंड दिस हेल्प इन कंटिन्यूइंग मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एज वेल एज द सॉल्यूट बैलेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग the DCT as well as by maintaining the blood pressure, and these few osmoreceptors are also connected with the hypothalamus, और hypothalamus भी इनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर? ओके, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एक्सेस में जो सॉल्यूट्स वगैरह होते हैं, वाटर वगैरह होता है, उसका बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद में अगर हम लेकी सेल्स की देखें, लेकी सेल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द कनेक्शन ऑफ एफ्रंट एज वेल एज द इफ्रंट एज वेल एज द DCT कनेक्शन। तो ये जो लेकी सेल्स हैं, ये लेकी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एट द कनेक्शन, ये बीच में फिलिंग का काम करती हैं, लेकिन इनका फंक्शन अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि इनके अंदर इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ओके, अगर हम एफ्रंट एंड इफ्रंट आर्टरियोल से पूरे के पूरे किडनी का फ्लो बताएं कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है, कि एफ्रंट एंड डिफरेंट में एकदम कैसे ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो किडनी के अंदर जो सप्लाई है वो कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किडनी ब्लड सप्लाई। वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे आती है। ओके, सो किडनी में इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर के जाती है, एंड दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, मैं अलग से लिख दूंगी। और ये ब्लड कहाँ जाता है? दिस गोज टू द हार्ट, दिस गोज टू हार्ट, एंड हार्ट से फिर आ जाता है डोर्सल एयोर्टा, डोर्सल एयोर्टा, डोर्सल एयोर्टा से बनती है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से बनती है एफ्रंट आर्टरियोल, एफ्रंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफ्रंट आर्टरियोल, इफ्रंट आर्टरियोल जो है पेरीट्यूबुलर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, या हो सकता है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, क्योंकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा जो है वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो किस में मिलती हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल में। वासा रेक्टा किस में मिलेगी? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और इनसे मिलकर के, इनके कनेक्शन से बन जाता है
वेन्यूल्स, और वेन्यूल से बन जाती है फिर रीनल वीन, और रीनल वीन से बन जाता है इंफीरियर वेना केवा। और अगर हम इनका सेपरेशन करें यहां तक, तो ये वाला जो ब्लड होगा टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वाला जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो आप यहाँ से डिस्कस देख सकते हैं कि रियल में कि कैसे जो सेंसिटिविटी होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वो कहाँ तक प्रेजेंट होती है, और इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि एफ्रेड एंड ईफ्रेड एज वेल एज द डीसीटी सॉल्यूट को कैसे किडनी के अंदर बैलेंस किया जाता है। क्लियर भी? सो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, इसका मेन रोल क्या है, एज वेल एज द किडनी के अंदर सप्लाई क्या होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे what are the types of the nephron, what is their function and how they are present in human, how many types of the nephron are present, and ये इतने तरह के नेफ्रॉन क्यों डेवलप हुए। क्लियर भी? सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक